हाय व्यूवर्स, कैंडिड टॉक्स के प्रोग्राम करंट अफेयर में आपका वेलकम है। इस प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट इसहाकी सर के साथ हम देश भर के हर सुलगते हुए टॉपिक की जांच पड़ताल करेंगे। 4 डिकेड पर डिपेंड जर्नलिस्टिक करियर रखने वाले मिस्टर इसहाकी न सिर्फ तेलंगाना व आंध्रा बल्कि देश के हर बड़े बर्निंग इशू पर अपना तज्जिया पेश करेंगे। तो इसहाकी सर, प्रोग्राम में आपका वेलकम है। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स और मीडिया का रोल। तो प्रोग्राम की शुरुआत का पहला सवाल इसहाकी सर आपसे कि आज आंध्र प्रदेश की जो सियासत है वो किन लीडरों के अतराफ घूमती हुई आपको महसूस होती है? एक्चुअली आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स तो अभी फिलहाल 2014 आफ्टर स्टेट बाइफर्केशन होने के बाद में तेलुगुदेशम और जगनमोहन रेड्डी के दरमियान, मतलब चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस से जगनमोहन रेड्डी दोनों के दरमियान 2014 इलेक्शंस दोनों के दरमियान हुए थे, जब जगनमोहन रेड्डी जो है हार गए। 2019 में जगनमोहन रेड्डी की फिर जीत हुई, मगर अब रीसेंट 2024 इलेक्शन में उस पर और एक इजाफा ये हुआ कि भाई पवन कल्याण तेलुगु फिल्म आर्टिस्ट है, जो चिरंजीवी के भाई भी है, पावर स्टार पवन कल्याण बोलते हैं, उनकी जनसेना पार्टी नाम की पार्टी भी जो है अब मिलके जनसेना, तेलुगुदेशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीन मिलके एक कोएलिशन के तरफ इलेक्शन में लड़े और वो लोग जो है अच्छी मेजॉरिटी से हुकूमत में आ गए। अब सिर्फ 11 सीटों पर सीमित हो गए जगनमोहन रेड्डी, और इनके पास जो है 164 सीट्स है 175 में। तो वहाँ का सियासती हाल तो ये मेन। अब बाकी की तीन पार्टियों का टारगेट जो है जगनमोहन रेड्डी है, तो पर्टिकुलरली जगन सेंट्रिक जी अपोजिशन ही ये तीन पार्टी भी लेके जगन को टारगेट करके चल रहा। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इलेक्शन में जब तक कौन पार्टी जाके उभरेगा, जनसेना का हालत क्या होंगी, वो तो आगे देखा जाएगा। लाइक प्रेजेंटली तेलुगुदेशम, जनसेना और वाईएसआर कांग्रेस अब मेन टक्कर तो तीन पार्टियों के बीजेपी तेलुगुदेशम के सपोर्ट में है, समझो। दिस इज द एक्चुअली पॉलिटिकल सिनेरियो है आंध्र प्रदेश का। जी, जैसा कि आपने बताया कि जगन को टारगेट करने की बात आ रही है, तो अभी जो हाल ही में नामपल्ली, हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जगनमोहन रेड्डी की हाजिरी हुई थी। उस वक्त जो है ख़ास तौर पे एक मीडिया की एक कम्युनिटी या मीडिया का एक पर्टिकुलर जो है एक ग्रुप जगनमोहन रेड्डी को काफ़ी टारगेट कर रहा था। एक उनके अगेंस्ट जो है एक मीडिया ट्रायल चला गया, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली जो रिसेंटली यानी 20 तारीख को जगनमोहन रेड्डी नामपल्ली में सीबीआई का स्पेशल कोर्ट जो है वो कोर्ट में अटेंड होने के लिए उनको जो है उनका हैदराबाद को आना हुआ था। इसका बिहाइंड क्या है बोले तो सितंबर के महीने में जगनमोहन रेड्डी सीबीआई कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल कर लिए कि मैं फॉरेन टूर करना है, मेरे को लंदन जाना है कुछ ज़ाती सिलसिले में। तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए सीबीआई कोर्ट उनको परमिशन दी कि अक्टूबर महीने में आप 15 दिन जाके आ सकते, लेकिन जाके आने के बाद में आप जो है कोर्ट को आके पर्सनली अपीयर होना है और आपका प्रेजेंस रिकॉर्ड करना है बल्कि। और वो अक्टूबर में उनको ऑर्डर मिला सितंबर में, तो उन अक्टूबर में जाके आने के बाद में नवंबर 14 को आने का उनको हिदायत दी गई। एक्चुअली वो ऑर्डर, वो दैट इज़ द कोर्ट ऑर्डर था, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है। तो उन्होंने गए, वापस आए, लेकिन वापस आने के बाद में उन्होंने एक एग्जम्पशन पिटीशन फिर कोर्ट के सामने पेश करे कि मैं अगर पर्सनली अटेंडेंस होना है तो लोगों को जो है इनकन्वीनियंस होती है, और कोर्ट में भी वो रोज़मर्रा जो कार्रवाई रहती है उसको भी जो है दिक्कत पहुंचती। इसीलिए मेरे को तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरे अपीयरेंस को रिकॉर्ड करो, मेरा प्रेजेंस को रिकॉर्ड करो, जबकि मैं वापस आ गया हूँ। तो ये एप्लीकेशन को सीबीआई जो है अपोज करी थी कि जो अक्यूज्ड को जो पहले जो ऑर्डर दिया गया था जो पर्सनल अपीयरेंस का, वो अपीयरेंस के लिए आप ज़रूर यहाँ पे आना है, तो इसको एग्जम्पशन नहीं दे सकते बोलकर। तो जज, सीबीआई कोर्ट के जज बोले कि भाई सीबीआई का जो आर्गुमेंट था अपोज करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए
जगन मोहन रेड्डी को 20th को पर्सनल अटेंड होना बोल के ऑर्डर पास कर दिए। उस सिलसिले में उन्होंने जो है यहाँ पे आके अटेंड करे और चले गए। लेकिन इसके दौरान जो कुछ हुआ, आप जैसा बता रहे थे पर्टिकुलर मीडिया, वो आंध्र प्रदेश में जो भी जगन का एक खिलाफ मीडिया है, जिसको वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी के पार्टी जो अपोजिशन बताती है कि येलो मीडिया, जिसमें एक 4 टीवी चैनल्स, एक 3 न्यूज़पेपर्स उसमें शामिल हैं। तो और उसको हट के जो टीडीपी स्पॉन्सर्ड यूट्यूब चैनल्स समझो, टीडीपी स्पॉन्सर्ड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंस, जो भी सोशल मीडिया में, ये पूरे लोग मिलके जो है ये जगन मोहन रेड्डी को यहाँ पे अटेंड होने को लेके सिलसिले में लेके ऐसा प्रोजेक्ट हुआ कि भाई अब जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली सीबीआई कोर्ट को आके अटेंड होने के बाद जैसा कि इनको अरेस्ट होना कायम है, यहाँ से सीधा उनको चंचलगुड़ा जेल को लेके चले जाते। जबकि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ऐसे केसेस को है 2 नज़रिया से देखना पड़ता। ये जो परसों अटेंड हुए थे दैट इज़ ए सेपरेट एप्लीकेशन है। ये जो पुराने उनके ऊपर जो डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स याद है तो इलीगल असेट्स का जो केसेस है जो सीबीआई उनके ऊपर या 9 या 11 एफआईआर्स जो भी है, वो केस में उनको पर्सनल अपीयरेंस का एग्जम्पशन मिल गया था। ये पर्टिकुलरली ये एप्लीकेशन अलग है। उस सिलसिले में इस सिलसिले को सिर्फ यही कहेगा वो केसेस में अक्यूज्ड है, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन लगा लिए थे कि भाई फॉरेन टूर करने के लिए। उसके बाद वापस आ गए। अटेंडेंस जैसा ही उनका प्रेजेंस रिकॉर्ड करने के बाद में उन्होंने क्लोज कर दिया। जब तक इतना ये लोग बवाल मचाए तो जैसा कि खास तौर पे बता रहे थे कि मीडिया चैनल कोर्ट को जगन मोहन रेड्डी ऑर्डर दे रहे हैं इस बात और इसके सिलसिले में अच्छा आप ये इस सिलसिले में क्या दिलाते हैं, जैसा कि जगन मोहन रेड्डी इज़ ए लीडर ऑफ फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर हो फार्मर चीफ मिनिस्टर, और ख़ास करके Z+ कैटेगरी से में रहे सो जो भी VVIPs हैं उनके लिए क्या होता है, उनका डे टू डे प्रोग्राम के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह से एक शेड्यूल रिलीज़ हो जाता, प्रोग्राम शीट, जैसा कि उन्होंने आज फलाने लोगों से मिलने वाले हैं, विजिटर्स कौन आ रहे, ये पूरा छानबीन होता। उसी तरीके से जो है जगन मोहन रेड्डी का 20th को हैदराबाद का प्रोग्राम डिसाइड हुआ था। वो डिसाइड करने से पहले जो कंसर्न्ड VIP सिक्योरिटी देखते हैं और इनके पास जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, ये लोग जगन के लायर से बात करते कि भाई कोर्ट में अंदाजन कितना वक्त रहना पड़ेगा, और CBI के प्रोसिक्यूटर से भी फ़ोन करके पूछ लेते। ये रूटीन प्रोटोकॉल है कि भाई सो VIP के हम सिक्योरिटी वाले हैं, तो ये केस में ना कोर्ट को आना चाह रहे, कोर्ट का ऐसा आर्डर है, तो कितना वक्त वहाँ पे गुजारना पड़ेगा, एक अंदाजन बताओ। तो उसमें बताया कि भाई 1 आवर, 1 घंटे में हो सकता। कोर्ट में वक्त लगे, कोर्ट में मैक्सिमम लगने का वक्त 1 घंटा है बोल के। इसको लेके भी वो लोग अब कि कोर्ट कोई टाइम मुकर्रर करते, कोई आर्डर देते क्या, और कोर्ट में इतना ही रह सकते हैं, इनको कोर्ट के का बोले तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है, इनको जुडिशरी के पर रेस्पेक्ट नहीं है ऐसा। और जितना भी गड़बड़ करना है, जितना भी उनके ऊपर क्या बोलते हैं डिफेम करने के वास्ते, उनके कैरेक्टर एसोसिएशन करने के वास्ते जो कुछ भी करना है, पूरा मीडिया उनके खिलाफ में जो कर रहा है, येलो मीडिया समझो जगन मोहन रेड्डी की उनके क्या है जो होते हैं येलो मीडिया, अपन तो नहीं कह रहे, मगर वो लोग उनको येलो मीडिया के नाम से वो जो न्यूज़पेपर्स है जो, तो येलो मीडिया उनके ऊपर क्रिएट करी थी। लेकिन हुआ क्या, जैसा ही जगन को देखे तो आपको कुछ कहने का है क्या बोल के जज पूछ लिया, उसके बाद में उन्होंने केस वहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे हो गया ये केस यहाँ से हो गया, लेकिन उनके ऊपर जो पर्सनल अपीयरेंस के ऊपर जो एग्जम्पशन मिला था वो बरकरार रहता। लेकिन 2 जो चीज़ों को मिला दिए, जैसा कि उनको अभी यहाँ से चंचलगुड़ा को जेल को लेके जैसा एक पिक्चर क्रिएट कर दिए लोगों के जहन में, एक भाई जगन मोहन रेड्डी आने के बाद में, और ये है। और जगन मोहन रेड्डी के साथ में लोग आने के सिलसिले में भी लेकर बहुत कुछ बवाल हुआ, वो सब कुछ हुआ। दिस इज़ एक्चुअली ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे के उनको कोसे भी सूरत हाल में उनका कैरेक्टर को और उनको कितना हद तक बदनाम करके उनका ये डाउन कर सकते इमेज को, वो पूरा जो है येलो मीडिया कर रही है वहाँ पे, दिस है वो खास करके। जैसा कि मतलब खुद जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि एक येलो जर्नलिज्म आंध्रा में चल रहा है, उनके पीछे भी जो पड़े हैं, ख़ास तौर पे जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाने की बात कही जा रही है कि उनके खिलाफ उनका कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए जो है ये येलो जर्नलिज्म है,
तो ये क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है जर्नलिज्म में? जैसा कि मतलब इसमें अपन सही इसको नहीं, जो पूरे जितने भी सरकमस्टेंसेस जगन मोहन रेड्डी पार्टी स्टार्ट करने के बाद में फिर आज तक जो कुछ भी जो जगन के ज़रिए कहा जाता है येलो मीडिया में जो कुछ भी निकला है, तो उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन के उसके ऊपर बहुत कुछ तक मीडिया उसी से जा रहे, मतलब वही डायरेक्शन में। जैसा कि मैं थोड़े को आपको एग्जांपल बताता हूँ। 2014 इलेक्शंस में जगन पार्टी स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट इलेक्शंस, वो छोटे जो बाई इलेक्शंस छोड़ देंगे, क्योंकि 2009 के बाद में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, जगन मोहन रेड्डी पार्टी स्टार्ट करने के बाद में उनके एमएलएस 26 या 21 एमएलएस ये कर दिए, रिज़ाइन करे, फिर कंटेस्ट करे, उसमें से 18 कुछ एमएलएस जीते, वो पूरा छोड़ देंगे। लेकिन 2014 में के इलेक्शन से लेकर पहले से जब से जगन पार्टी स्टार्ट करने के बाद में आज तक जगन के ऊपर एक इमेज ऐसा बिल्डअप करे कि भाई जगन एक घमंडी आदमी है। ओके। उनको किसी सा मतलब कोई साथियों को रेस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा इंसान को, दूसरी शख्सियत को ये नहीं करते, पूरा फैक्शनिस्ट मेंटालिटी है। तो उन्होंने ये सुपीरियर रहना है, उनके आगे कोई बात नहीं कर सकता, जो कुछ उन्हें समझते हैं वही सही चलेंगे। तो इस तरह डिक्टेटर टाइप का एक इमेज बनाने की कोशिश। इमेज बना के लेके आए। वो 2014 इलेक्शन में उनका बहुत कुछ डैमेज हुआ, इसीलिए उन्होंने जीतते जीतते 66 सीट्स या 65 सीट्स के पर उन्होंने रुक गए थे। एक्चुअली जब भी पावर में आना था, क्योंकि जब दो चीज़ें काम करे, 2014 में स्टेट बाइफर्केशन हो गया और जो है एक्सपीरियंस का भी मामला आ गया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ऐसे सूरत में नेक्स्ट जो है चंद्रबाबू नायडू एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, तो ये भी एक काम में आया। तो लोकल पे वहाँ पे ये जो डैमेज करे थे, ये दो चीज़ें मिलके उन्होंने पावर करीब में मतलब वही है कि पब्लिक एक कंफ्यूज थी कि नौजवान पॉलिटिशियन को मौका दे या एक्सपीरियंस को दे। तो वहाँ जो मीडिया हाउस है पर्टिकुलर, वो लोगों ने एक पब्लिक का माइंड सेट कर दिया। तो उसके वजह से इनको नुकसान हुआ। जी। तो वो एक्चुअली जगन आइडेंटिफाई कर लिए थे, इसीलिए उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली पदयात्रा शुरू हो गया उनका। पदयात्रा में तो बिल्कुल इतना सा उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि भाई मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से एक हूँ, मैं आप हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मेरे को एक चांस दीजिए। तो इस तरह से जो है पब्लिक को कन्विंस कर लिया और पब्लिक के दिलों को जीत लिया। 161 सीट्स में 2019 में पावर में आ गए रिकॉर्ड से। लेकिन उसके बाद में भी फिर जो कुछ 2014 में ये लोग जो कैरेक्टर क्रिएट करे थे, उसी तरह का कैरेक्टर फिर एक बार, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने अपना पैलेस को कन्फाइन हो गए जी, लोगों में नहीं आए कंपैरेटिवली अदर चीफ मिनिस्टर, पब्लिक अपीयरेंस नहीं था, और उसके वजह से क्या हो गया, पैलेस की बिल्ली है जी। लोगों में नहीं आते नो। तो और उनके जो भी कुछ भी लेकिन ये सारी चीज़ों के बजाय जितनी स्कीम्स जगन मोहन रेड्डी ने स्टार्ट की, उसका असर कहीं नहीं दिखाई दिया। मीडिया ने उसको छुपा दिया क्या? तो इसीलिए हाँ, बीच मीडिया, ये जो मीडिया, ये पूरे जितने भी स्कीम्स है, ये स्कीम्स से जो भी लोग फ़ायदा भी उठाए, तो उनको का भी माइंड चेंज करने में ये प्रोपेगेंडा डेफिनेटली सक्सीड हुआ जैसा ही ना। बिकॉज उन्होंने 11 सीटों तक उतना सा डिफीट, तो अगर कुछ भी है थोड़ा बहुत है, अगर वो उसका काम करा कुछ, ये सब चढ़ मेनली जो एक सिस्टमैटिक लेके आ रहे। अब जैसा कि आप परसों नामपल्ली में आए थे, नामपल्ली में आके जाने के बाद में उसमें जो डिबेट्स चले थे, वो डिबेट्स में एक बंदा तो बैठ के जो, अब वो डिबेट्स भी ऐसा चलते कि भाई पूरा स्टैंडर्डाइज है, शाम में कौन से टीवी में कौन सा एनालिस्ट आके बैठता आप अंदाज़ा कर सकते। आप वहाँ पे तो लोगों को आदत हो गया जो टीवी रेगुलर देखते हैं कि भाई ये टाइम पर 7 बजे से 7:30 बजे तक जो है सोन सो होंगे, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक होंगे, जगन के ये टॉपिक्स पे आएंगे, जो कुछ भी पब्लिक ईजीली उसमें नेशनल अफेयर्स का बाजू रख देने के बाद में करंट अफेयर्स, ये मेन स्टेट अफेयर है। तो परसों जो डिबेट हुआ था, उसमें डिबेट में बता रहे कि नक्सलाइट जगन मोहन रेड्डी को नक्सलाइटों के साथ में उनको मिला दिया और बोले कि जगन मोहन रेड्डी को एनकाउंटर कर देना, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को इज्जत नहीं देते, कोर्ट को जुडिशरी बोलकर रेस्पेक्ट नहीं बोलकर। एक फार्मर चीफ मिनिस्टर को एक बंदा टीवी में बैठ के बोल रहा है कि भाई इनको एनकाउंटर कर देना, तो मतलब अब इसको जगन मोहन रेड्डी क्लेम करने में येलो जर्नलिज्म कहीं ना कहीं कंपेयर हो रहा है कि बिल्कुल सही बात साबित हो रही है। हम आप जो है
टारगेट बना के चल रहे हैं। और दूसरा उनका फैमिली मैटर्स, वो पूरे हर चीज़ में भी लोगों को लेके आना, ये सब सब चीज़ें। तो जगन का इसमें कोई अपन ये नहीं सकते हुए जगन का जो क्लेम है, जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई येलो मीडिया बन गई, मेरे को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि हम इसको तो पूरी तरह नकार तो नहीं सकते, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस दिख रहे। फार्मर चीफ मिनिस्टर को एक एनालिसिस्ट बैठ के, और वो उनका जो टीवी चैनल है उसमें बैठ के बोल रहा है कि भाई एनकाउंटर कर दो। हाँ, तो ऐसे चीज़ों में जो है जगन का क्लेम समझ जा सकता है भाई, थोड़ा सा जस्टिफाइड है उसके उनके क्लेम में कि भाई दिस बहुत धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो के बराबर। तो ये आंध्रा की पॉलिटिक्स ही नहीं, हमने देखा है कि पूरे देश में जो है जर्नलिज्म एक तरफ हो गया है, जिसे येलो जर्नलिज्म कहा जाए या पेड जर्नलिज्म कहा जाए। तो हमने कई बड़े केसेस भी देखे हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस हो, या एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, उसमें भी मीडिया ने ऐसा ट्रायल चलाया कि पर्टिकुलर किसी को फ्रेम किया गया और उसी पर सारे इल्ज़ामात लगाए गए। कोर्ट भी जो है मीडिया चैनल ही बन गए, न्यूज़ चैनल ही बन गए, जज भी वही बन गए और फैसला भी वही दिए। तो ये कैसा देखते हैं आप इसको? अब 2014 के बाद जब से बीजेपी से सेंट्रल में पावर में आई थी, जब से लेके आज तक जो कुछ भी मीडिया में चल रहा, तो आप एक तो इजी से, आप कोई कॉमन मैन, कोई उसको जर्नलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लाइन आपको क्लियरली ड्रा होके दिखते रहता। इधर जो टोटल मीडिया बयास पूरे जितने भी हैं, तो आपको कोई गवर्नमेंट को सवाल करने की एक भी न्यूज़ चैनल आज हिम्मत ही नहीं कर रहा, अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, पूरे लोग जो है रूलिंग पार्टी भारत बीजेपी है, अलायंस में जितने भी रहो, एनडीए की गवर्नमेंट है। पहले तो बीजेपी बोल रहे थे, अब तो 240 आने के बाद में फिर एनडीए का बोल के बोल रहे थे। पहले तो बीजेपी गवर्नमेंट है 2019 से लेकर 24 तक, अब 24 से जो है एनडीए का नाम थोड़ा सा सामने लेके आए। तो इसमें आप क्लियर कट में, आप पूरा शाम में आप चैनल खोल के देखो आप, तो आपको चैनल में कहीं बेरोज़गारी के बारे में कोई बात करता, कोई डिबेट हो रही क्या, और कोई पावर्टी इंडेक्स के बारे में कल जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर हो रही क्या, तो इंडिया में जो पॉवर्टी के किस तरह है उसका डाल, और इंडियन के रोड कंडीशंस क्या है, कहाँ पे बिहार में पुल गिर रहा, लखनऊ में गिर रहा है, कहाँ पे भी हो रहा, पूरे इसके बारे में कोई लोग की जान जा रहे। और ट्रेन एक्सीडेंट्स तो रिसेंट रिपोर्ट में कुछ ये पूरे पीरियड में, ये एनडीए की हुकूमत बोले तो बीजेपी की हुकूमत लास्ट 11 ईयर्स में 25,000 ट्रेन एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर इन दी पूरा, ये बोल के ये सब है। इसके बारे में कौन सी न्यूज़ चैनल, कौन सा न्यूज़ चैनल में मीडिया, और पर्टिकुलरली अब न्यूज़पेपर्स में बोल सकते कि भाई अभी भी चंद न्यूज़पेपर्स है कि भाई हिम्मत कर सक रहे हैं, जैसा कि कलकत्ता का टेलीग्राफ है, और इधर लोकल इधर अपन हिंदू पढ़ सकते। बाकी वर्नाकुलर मीडिया तो अब लोकल बेस्ड रहता प्योरली, उसमें भी कोई भी बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ में कोई बात करने की कोई हिम्मत नहीं कर सक रहा, क्योंकि एक लाइन ड्रा हो गया। जैसा कि अब गोदी मीडिया बॉडी हो गया ना, गोदी मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया में कोई बड़ा पर्टिकुलरली एक नामवर न्यूज़ चैनल नहीं है। इंडिपेंडेंट मीडिया में सिर्फ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, किसी भी उस पर कर लिए तो है लोग, मगर आपको अब मेन स्ट्रीम में है। जैसा कि आप आर्यन खान का बता रहे थे, आर्यन खान का टोटल केस में पूरा टोटल खारिज हो गया उसमें, इंक्लूड रिया चक्रवर्ती के साथ में। जबकि ये जो रिपब्लिक टीवी इतना बड़ा गड़बड़ करी, वो लोगों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रिया चक्रवर्ती को, आर्यन खान को एटलीस्ट दे हैव टू से सॉरी, भाई हमारे से गलती हुई, बल्कि उनका गलती भी वो लोग आज तक एक्सेप्ट नहीं करें। ऐसा कोई अब रिसेंटली अब देखो कितना, अब ये कंपटीशन में, और जीता जागता अब बेचारा धर्मेंद्र को तो खतल हॉस्पिटल में, उनको बिल्कुल ऐसा चीज़ में एक ज़माने में ऐसे मेरे को आज भी याद है, कोई तेलुगु एक्टर के बारे में एक रिपोर्टर डेक्कन क्रॉनिकल में ज़माने आज पहले जी, तो यहाँ पे एक ब्लैम ब्लास्ट हुआ था जुबली हिल्स में, उसमें एक एक्टर का नाम, अब नाम तो नहीं लेंगे, वो नाम का एक्टर मर गया बोल के रिपोर्ट आ गई थी डेक्कन क्रॉनिकल में। तो उसके माँ और फादर आके बैठ गए कि भाई बंदा जिंदा है, तो क्या करे रिपोर्टर का
नौकरी बर्खास्त हो गई, तो डेक्कन क्रॉनिकल जैसे न्यूज़पेपर जो है माफ़ी मांगना पड़ा। तो ऐसे पहले क्या है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि माफ़ी मांगते थे। हम भी कोई गलती होगी तो माफ़ीनामा छापे जाता था। हम डेक्कन क्रॉनिकल में हम भी कोई गलती हो गई तो रिग्रेट्स के भाई ऐसा हमारे से कैरी हो गया। कहीं को कुछ रिजॉइंडर करते थे कोई माफ। अब तो वो कोई सिस्टम ही नहीं है आपको। अब सुबह में जितना भी, और किसी को भी जी चाहे मार दो, जैसे को जो जी चाहे। और इंडिपेंडेंट खास करके तो सोशल मीडिया में तो, और अब वो तो वो भी चल रहा ना कि जीते जागते एक्टरों को मार दे के एक सेपरेट डाल दे के लोगों के दिल में, अरे ये तो जब ही टीवी में देखे था अभी क्या हुआ बोल के, एक्चुअली वो फेक न्यूज़ भी है। तो ये पूरा कैसा होगा, मीडिया को क्रेडिबिलिटी, आप एक क्रेडिबिलिटी, ये पहले ये न्यूज़पेपर में आया तो 100% बिल्कुल। और सबसे खास करके दूर लोग, गवर्नमेंट जो भी मीडिया चलाती थी उसको 10 बार स्क्रूटनी होने के बाद में देर भी आओ मगर दुरुस्त आते थे कि भाई इट्स कंफर्म रिपोर्ट। खास करके कोई भी बड़ा इंसिडेंट हुआ, ब्रेकिंग के आज उससे सबसे भी ज़्यादा झूठ गवर्नमेंट मीडिया ही दूरदर्शन में ही आ रहा। बिल्कुल पूरा टोटल वन साइड बयास। कुछ इतना बड़ा बवाल चल रहा है वोट चोरी का वगैरह जो भी है, ये कुछ कहीं से कहीं प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा ना, तो आप बता सकते कि भाई ये तो मीडिया टोटली वन साइडेड मीडिया को अब ये, इसलिए आप कोई ओपिनियन बिल्डअप करना है, कुछ करना है बोले तो आप उसके ऊपर ही डिपेंड होना है। आपको दूसरा सेकेंडरी वर्जन इंडिपेंडेंट मीडिया, कॉमन मैन दो मीडिया को लेके कंपेयर करके कौन सा बोल के बिल्डअप करने को उतना टाइम तो नहीं निकाल सकता ना। सो 100% अपन बोल सकते कि भाई मीडिया बयास तो है, तो वो जो है, और कभी भी माजी में नहीं इतना उसे बोलते खुलेआम, जी, खुलेआम तो है। तो ये भी है कहीं ना कहीं जो है जर्नलिज्म को बचाने का जो है मोर्चा जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है ले रखे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा जो है सोशल मीडिया का सहारा है। इसलिए वो जो है कुछ एथिक्स के साथ, जैसे रवीश कुमार है और वो है अपने आप को बताते हैं कि हमने जो है सवाल पूछना जारी रखा है, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन अब तो आप यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। सवाल पूछने का वो तो जारी रखें, मगर सवाल पूछने का मौका कहाँ पे दे रहे हैं? अब आप सवाल कब करेंगे? आपको मौका मिलना है ना। तो आप जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को तो गवर्नमेंट में कई प्रोग्राम में एंट्री ही नहीं है, बैन है। ओके, तो जैसा कि आंध्र प्रदेश में सर्टेन टीवी को, साक्षी का जो जगन मोहन रेड्डी का टेलीविज़न चैनल है, उसको गवर्नमेंट बुलाती ही नहीं। जब तक उन्होंने ईनाडू वगैरह को उन्होंने ही बुलाते थे, इनवाइट नहीं करते थे। तो सेम साक्षी बड़ा मीडिया हाउस है। सिमिलरली अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सही क्वेश्चन करना है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, वो जो कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जो है सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे कोई मौका ही नहीं दे रहा, आपको आने ही नहीं दे रहे। और अब जब कब पूछेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो कोई जर्नलिस्ट पूछता। अब जैसा कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, रिसेंट परसों बिहार में इलेक्शंस हुए थे ना, और कुशवाहा के सन को मिनिस्ट्री मिला था, उनके बेटे को मिनिस्ट्री दिए थे। तो इसमें क्या है, अब एक्चुअली परिवारवाद वो वो पूरा है ना, वो चलना है। तो रिपोर्टर का क्वेश्चन क्या रहता कि भाई आपकी पार्टी में, जबकि उनका बेटा एमएलए भी नहीं है, ओके, उनसे घर से बुला के लेके आए, उनको मिनिस्ट्री होना, हलफनामा ले लिया, हो गए उनका। तो रिपोर्टर, एक वोमन रिपोर्टर बैठी हुई है, तो वो कुशवाहा से कुछ सवाल कर रही। तो आप घर के सवाल क्या होता, क्या है भाई, आप एमएलए भी नहीं बना, आपके बेटे को क्यों दिए आप सवाल, ये क्या है, परिवारवाद के पास में गड़बड़ करते रहते। आप हमेशा सवाल उठाते रहते, उधर लालू प्रसाद यादव को, इधर कांग्रेस को टारगेट करते रहते, उधर अखिलेश, पूरा परिवारवाद का बोलते रहते। आपके परिवार में आप क्यों दे रहे हैं, जबकि आपका बेटा एमएलए भी नहीं है। तो अगर वो प्लेस में कोई जर्नलिस्ट रहा तो वो सवाल करना वो ही होना। तो इनका सवाल ऐसा है कि भाई देखो, क्यों आप ये बहुत अच्छा काम करें आप, क्योंकि आपके घर से आपके बेटे को मिनिस्टर बना दिए, तो जिसके वजह से क्या होता, पार्टी में कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो पार्टी में और दूसरे को दिए, कोई फिर सवाल उठाया, दूसरा एमएलए, उनके 4-5 एमएलए जो भी जीते, एक को दिए तो फिर दूसरा नाराज हो जाता ना। तो वो नाराजगी नहीं, जैसा आप बेटे को देके बहुत अच्छा काम करें, ये कौन सा ये रिपोर्टर ही जर्नलिस्ट ही कवर कर रहा बोले तो ऐसा ही। अब ऐसे जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली को आके गए थे, तो एक जर्नलिस्ट सवाल कर रहा था, तेलुगु का जर्नलिस्ट, इनके साथ में इतने लोग क्यों हैं? तो मैं बोला, मैं परेशान हो गया। जर्नलिस्ट का, अगर जगन मोहन रेड्डी जैसा एक
पब्लिक लीडर अगर जा रहा तो उसके साथ में लोग नहीं रहे तो वो न्यूज़ है, उसके साथ लोग रहे तो आप ताज्जुब होने की क्या चीज़ है। और मेरी नज़र में ऐसा सवाल करने वाला जर्नलिस्ट ही नहीं होता, पॉलिटिकल लीडर के साथ में आवाम क्यों है, पब्लिक क्यों है बोल के पूछ रहा, तो अब तेरे को जर्नलिज्म का क्या। और उसी सिलसिले में इसके बारे में ही आजकल के खाली एग्जाम्पल सही है, कोर्ट में कॉल वर्क बोलकर रहता सुबह में, तो आप 10 मिनट में 15 मिनट में 1 घंटे से पूरे जितने भी केसेस है वो कॉल वर्क कर लेते हैं। उसी तरह इनका भी कॉल वर्क का काम था कि भाई आए नहीं आए पूछने का, तो आप 5 मिनट में कैसे चलेंगे कोर्ट से जगन मोहन रेड्डी, ये क्या है। तो अब जगन मोहन रेड्डी को बिठा के रखेंगे क्या। और दूसरी बात है कि भाई वो वहाँ सामने एक बेंचेस डाल के रहते, तो जब तक जज साहब नहीं आए मुलजिम भी जो भी एक्यूज है सब लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे। थोड़े से ऐसे फार्मर मिनिस्टर्स वगैरह जो भी आए तो एक बाजू में चेयर रहता, नहीं तो अपने लायर के साथ में बैठने की भी इजाज़त देते हैं। नहीं अगर नहीं भी बोले तो बाहर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रूम रहता, वो रूम में अब जैसा कि जगह चंद्रबाबू नायडू भी पहले केस को अटेंड हुए तो वहाँ एक चेयर डाल देते, बैठते, जैसा ही जज साहब आए बोले तो अंदर बुला लेते। तो ये जगन मोहन रेड्डी वो बेंच पे बैठे हुए थे कहते जब तक, अच्छा, तो कैसा बैठते हैं नो बोल के, और एक एक सवाल कर रहा। तो ये कहाँ की ताज्जुब की जर्नलिज्म है, ये तो हम नए नए ये नहीं कहाँ से उठा है। असल इनको नोशन ही नहीं है ना, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ओरिएंटेशन कोई सिखा रहा नहीं, कोई भेज दे रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जा रहे, एक माइक ले रहे, पूछ रहे इसका कोर्ट में कहाँ जाना है, कितना टाइम लगता, कॉल वर्क क्या है, उसके बाद में कैसा एडजमेंट होता, ट्रायल क्या है, ट्रायल कब शुरू होगा, डिस्चार्ज पिटिशंस का, ये पूरा एक हम लोगों को पूरा पढ़ाते थे पहले, मतलब ट्रेनिंग के जैसा बिल्कुल ये पूरा कोई ना कोई सीनियर बैठता था सिखाता था, भाई तुम ऐसा रिपोर्ट नहीं करना। और रिपोर्ट भी आपको 3-4 जगह चेक होती थी पहले, जब प्रूफ रीडिंग भी होती थी एक ज़माने में। तो अब तो चले गया पूरा हो, तो जो मन माने में आए जैसे, तो अब फेट ऑफ जर्नलिज्म अभी कितने दिन तक कैसा चलेगा, इसके दिन कौन सा दिन कैसा मोड़ लेगा, कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म मेन स्ट्रीम को और पौर करेगा, क्या करेगा देखेंगे। देखिए पब्लिक का माइंडसेट की बात है। बहरहाल बात हो रही थी, फिर वापस आते हैं जगन मोहन रेड्डी के जो नामपल्ली कोर्ट में हाजिरी हुई और मीडिया ने अपना एक पर्टिकुलर मीडिया ने एक ट्रायल चलाया जगन मोहन रेड्डी के ख़िलाफ़। लेकिन एक कहावत मशहूर है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा। तो इसी तरह अगर ये मीडिया ट्रायल कर रही है, हमेशा 24 घंटों में से बहुत ज़्यादा वक्त जो है मीडिया हाउस ये पर्टिकुलर चंद मीडिया चैनल जगन मोहन रेड्डी को दे रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा जगन मोहन रेड्डी को पहुंचेगा? तो नहीं है नेगेटिव प्रोपेगेंडा का, जैसा कि पॉलिटिकल लीडर में कहा था कि भाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं तो लोगों के नज़र में रहना, मेरे को कोई भी पब्लिसिटी आओ एक्सेप्ट करना, वो दैट इज़ वन थिंग। अब यहाँ पे क्या है, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ में जो भी केसेस है वो केसेस में इमीडिएट कोई जजमेंट आने का नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऐसा भी उनको आके घरे बैठे सुबह ही कोई आके पुलिस वाले आके लेके जाके सीधा चंचलगुड़ा में आना है तो चर्लपल्ली जेल में डाल के कि लॉक ऑन की बंद करने का भी नहीं है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन वो केसेस पेंडिंग रहने से ये लोगों को चांसेस मिल रहा है कि भाई जगन मोहन रेड्डी को कुछ ना कुछ जगन मोहन रेड्डी का टोटल 1 लाख रुपीज़ का टोटल इलीगल फ्रॉड है वो केसेस में बोल के पहले पूरा पूरा प्रोपेगेंडा चला था आपको। 1 लाख करोड़ का पूरा 1 लाख करोड़ का, लक्ष तेलुगु में बोलते थे लक्ष कोटलो तिन्नाडु लक्ष कोटलो ना, 1 लाख खा लिए निगल दिए बोल के हजम कर लिए, पूरा ये चलाए थे ये पूरा टोटल में। उसके बाद में फिर क्या हुआ, वो फिगर अपने आप कम हुआ, अपोजिशन के साइड में 41,000 को आया, वो 41,000, जबकि ये केस जो इन्वेस्टिगेट करे थे जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण आए CBI के, उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को जो बंदा अरेस्ट करे थे, वो ऑफिसर कुछ सोशल मीडिया में इधर उधर जब पॉडकास्ट में बैठे कोई टीवी चैनल, उन्हें टोटल हमारा चार्ज शीट ही 1500 करोड़ का नहीं है। अच्छा था वो 1 लाख से 40 असली एक्चुअली ग्राउंड लेवल में है 1500 करोड़ का, 1500 या 1400 उनका फिगर उन्होंने बता रहे थे कि भाई मेरे को भी उतने याद नहीं है, मगर इट्स ए नॉट मोर देन 1500 करोड़ बोले तो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं है, 1400-1500 करोड़ के कोई दरमियान है, जितना तक हमारे को जो एविडेंस मिला वो वहाँ पे पेश करे। तो ये खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है, जबकि इसको 1 लाख करोड़ को लेके चलेगी, पूरा इनके अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी के जो खिलाफ पार्टीज हैं उसको ही लेके पूरे लोग जो है वही गाना गा रहे थे, शुरू से वो कंटिन्यू गाना चल रहा था। रिसेंट टाइम से मैं उसको लेके जाके तेलुगु देशम पार्टी और उसका जो भी
पॉजिटिव मीडिया, तेलुगु देशम टीडीपी पॉजिटिव मीडिया जो जगन मोहन रेड्डी बता, वो तो 41,000 तक अब लेके आए। तो ये केसेस जो है, ये केसेस का फैसला आने के लिए बहुत कुछ, अब जब ये तो नहीं बता सकते कि वह 2-3 साल में आता, 10 साल में आता, उसका टाइम, उसको इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अब ये जो नेगेटिव इसमें है, अब तक 2014 में रहने दो, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के केसेस स्टार्ट हुए 2010 के बाद में, 11 के बाद में, उसके बाद में अब तक जो भी आया, ये 2019 में एक पॉजिटिव मिला, 24 में हार गए, 14 में हार गए। तो हमेशा पॉजिटिव ही इनको वर्कआउट होता, बल्कि भी अपन ये नहीं कर सकते। सिमिलरली नेगेटिव भी होता है, पब्लिक माइंड उस तरह के कहाँ तक डिमांड। लेकिन अब जगन मोहन रेड्डी को हो सके तो अपने तरफ से केसेस को स्पीड अप करा लेके इससे बाहर निकल गया तो इट विल हैव, अब दूसरों को चांस नहीं रहता ना। लेकिन अब क्या है, वो केसेस वगैरह पूर्ण दे रहने से अब अपोजिशन के हाथ में वेपन तो है कि भाई इनको ये करने के लिए। अब नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हर टाइम भी काम में नहीं आता, और ख़ास करके केसेस के सिलसिले में। अब सिर्फ जगन मोहन रेड्डी एक ही नहीं है कि भाई लीडर इस देश में जिसके खिलाफ में केसेस है, लालू प्रसाद यादव की फैमिली पे है, ऐसा कैसा अब एक लिस्ट ऑफ केसेस चंद्रबाबू नायडू के पे भी है। तो बहुत से लोग जब भी कोर्ट को आते हैं अपने आप, पर बिहार का इलेक्शन हो रहा था, लालू प्रसाद यादव व्हील पे चेयर में आए, कोर्ट में अटेंड हो गए, चले गए, वो वहाँ तक सीमित हो गया। लेकिन अब ये 2 स्टेट्स में ये जगन मोहन रेड्डी को लेके हो रहा, तो डेफिनेटली एक न्यूट्रल मैन के बताते कि भाई हमेशा कोर्ट को आ रहा, लोग आ रहे, क्या है, क्यों कोर्ट को जा रहा, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते ना। तो अपन 100% पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, मगर डेफिनेटली इट विल हैव एन बोथ साइड्स ऑफ इम्पैक्ट। ये लोग जगन मोहन रेड्डी एंड वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बोले कि भाई हमको पॉजिटिव मिल रहा तो हम ये कर रहे हैं बोल के, मगर जब अपोजिशन बोल रही कि भाई हम तो उसको पूरा उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए हमारे को ये चांस मिल रहा है उसको इमेज ये करने के लिए बोल के, तो ये मीडिया ट्रायल जो भी है, तो डेफिनेटली इसको एक कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट है ना, दैट इज़ विल हेल्पफुल फॉर द जगन मोहन रेड्डी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीडिया ट्रायल पर हम बात कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी का। आपने इससे पहले भी बताया कि 2014 में जो है मीडिया ट्रायल की वजह से, मीडिया की तरफ से एक उनकी इमेज बनाने की वजह से उन्हें जो है उस वक्त हार का सामना करना पड़ा, और यही लास्ट इलेक्शन में भी है। लास्ट इलेक्शन का आप याद दिलाए थे, लास्ट इलेक्शन में मेन इश्यूज क्या था, फैमिली का इशू था, वह सिस्टर और ब्रदर के बीच में जो हुआ था, तो उन्होंने तो निकल के आगे अलग पार्टी लगा के चल रहे थे, उसके बाद में से आके कांग्रेस में ये हो गए, तो दैट विल आल्सो इम्पैक्ट ना। वो पूरा प्रोजेक्ट करने के वास्ते अपोजिशन पार्टी को भी चांस मिला, मीडिया को भी चांस मिला है ना। तो दैट इज ऑल द मेन इश्यूज, कोर इश्यूज पूरे, जब इनके पूरे वेलफेयर प्रोग्राम्स पूरे चले गए, ये इश्यूज पूरे उभर के आ गए, तो लोगों का माइंड मेकअप करने में तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ना उस पर। तो वही अभी लास्ट आपसे क्वेश्चन यही है इसाक़ी सर कि आपका एक बहुत बड़ा जो है करीब 4 डिकेड का जर्नलिस्टिक करियर रहा है। क्या आपने अभी कभी अपने करियर की शुरुआत में या अपने करियर के दौरान इस तरीके का जो है मीडिया ट्रायल देखा है, या आज का जो मीडिया है वो आप किस तरह से देखते हैं, आपका उस दौर का और अब के दौर का? नहीं, इस तरह का तो हम लोग कभी भी नहीं देखे थे एक्चुअली। तो हम खुद डिसाइड करने को हम लोगों को लिमिटेड चांस था, क्योंकि जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते जी। जब भी एक्सेप्ट एक पेपर, जब एक पेपर सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी से पहले से पूरा था, बाद में 1-2 पेपर ज्वाइन हुए थे। हम जब कैरियर शुरू करे थे तो एक ही पेपर तेलुगु देशम को ओपनली सपोर्ट करता था। तो हम जो पेपर्स में काम करें, आंध्र ज्योति रहे, पुराने, नॉट दिस वन दो, तो हमारे को जब भी वो उसमें थोड़ा वो लगा, उस ज़माने में कांग्रेस को टिल्ट थे, तो हमारे को डायरेक्शंस था कि भाई 51-49, अपोजिशन को 49% के तक देना, इनको 51% देना, हो सके तो बैलेंस मेंटेन करते रहना। और पर्टिकुलरली हम रिपोर्टर अंदर पहुँचे तो जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, अपने चेयर से उठ के शेक हैंड दे के, सीट ऑफर करके, पानी वानी देने के बाद बिठा के उनके दिल की बात रहो भी शेयर करते थे। कुछ ऑफिशियली बोलना है ऑफिशियल, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जो कुछ भी है, ये ऐसा ही रूम में बातचीत होती थी। आज की दौर में आप एक ऑफिसर के रूम में रिपोर्टर बन के जा ही नहीं सकते, बिल्कुल। अब ख़ास है, कुछ है वो अंदर, अब उनके तरफ से बुलाए,
पहले हम गए तो राइट रॉयल एंट्री रहती थी उस ज़माने में, तो कभी भी उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर भी बुलाने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी कई मरतबा में सेक्रेटेरिएट से गुजरते थे, जी सी ब्लॉक पे पहुंचते थे। पहुंचने के बाद नीचे वो चाय वगैरह पी के ऊपर जाने के बाद में अगर देखे क्या है विजिटर्स का क्या है टाइम, कुछ भी चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे बोले अभी थोड़ा खाना खा के जस्ट 5 मिनट रेस्ट में है, उसके बाद में फिर प्रोग्राम शुरू होते, आ सकते क्या है पूछो, बोले सेक्रेटरी अंदर सीधा चले जाता था, जाके पूछता था 2-3 फ्रेंड्स जो भी है हम जन नथिंग, कुछ नहीं, सीधा गए बैठे राजशेखर रेड्डी साहब के साथ में बैठे, कभी कभी चंद्रबाबू नायडू साहब के भी बैठे, तो बैठ के वो बात करें हाँ कैसा आना हुआ कुछ। अब मिनिस्टर को तो छोड़ो ही, मिनिस्टर के साथ में बैठो कब जाओ, अभी भी खाली देखते चपरासियाँ खुद दरवाज़ा खोल देते थे, अटेंडर्स खोल दे के साहब वो फलाने साहब आए बोले तो आप बैठो बोलो, या नहीं तो आ जाओ बोलो अंदर, कोई एंटी रूम में बैठा भी हुआ तो बाहर भेज देते थे। वो तो हम लोग का तो राइट रॉयल क्या बोलते उसको तो गोल्डन एरा देखे थे वो तो। उसके बाद में हमारे सामने ही वो चांसेस हम बंद होते हुए देखे गए थे 2002 2003 में, 2003 तक मैं काम करते रहा, तो मैं देखता रहता था। तो वो ज़माने में हम को जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस रहते थे किस तरीके से आते थे वो, उसके बाद में सिर्फ प्रेस नोट जर्नलिज्म हो गया है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस नोट आता वही लिखना है, उस पर कोई पूछने की नहीं। पहले तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस नोट आए तो उसके ऊपर हम इंटरप्रिटेशन लिखते थे, इसमें ये लिखा गया है, जबकि माजी में ये हुआ था, फिर भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इतना भी इल्म नहीं है कि भाई माजी में हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा, उसके सिलसिले में ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया बोले तो कहाँ पे चांस मिलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ में लिखने के वास्ते। न्यूज़पेपर्स भी बैठे हुए रहते थे, खास करके हुकूमत के साथ में, अपोजिशन को वही है ना, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट को ही सवाल करते थे, ये अपोजिशन वाले तो रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, क्योंकि अपोजिशन को अपन क्रिटिसाइज करने का भी कुछ रहता भी नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इन पावर, जो पावर में है तो इसीलिए पावर में रहे सो चीफ मिनिस्टर है तो एवरी ईयर एक बार गेट टुगेदर बुलाते थे, जो बीट रिपोर्टर थे, सपोज मैं क्राइम रिपोर्टर भी करना था तो क्राइम रिपोर्टर के साथ में ऑफिसर्स अक्सर, और ख़ास करके जो भी क्रूशियल इश्यूज हो रहे, कोई कभी कभी क्राइम हो गया, एक बड़ा क्राइम, एक सीरीज ऑफ क्राइम्स चल रहे, तो क्या हो रहा है एनालिसिस बैठते थे, डिस्कस करते थे, क्या है हमारा एंगल, हम लोग जो तरीके से इन्वेस्टिगेशन को जा रहे थे ये एंगल करेक्ट है क्या नहीं, आपको कोई एंगल सोचा तो वो भी एंगल हम देखेंगे बोल के, जबकि यहाँ पे इंसिडेंट नहीं हो रहा, 10 एंगल आप टीवी वाले ही बता रहे हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे। तो वो ये ट्रेंड जो है इट इज़ नॉट ए हेल्दी ट्रेंड, पर एक डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म है उसके लिए तो ये जो मौजूदा ट्रेंड है इट इज़ नॉट ए क्या बोलते हैं हेल्दी ट्रेंड, ये तो है। सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाए वो एक ना एक दिन ज़रूर बाहर निकल कर आता है, और ज़रूर आता है, मीडिया हो या फिर कोई और, सच को दबाना आसान नहीं। आज आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में मीडिया का रोल, इस टॉपिक पर इसाक़ी सर के साथ तफसीली बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे सच व्यूअर्स आप तक पहुंचाए गए। उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्रोग्राम करंट अफेयर में हम फिर हाजिर होंगे नए बर्निंग इशू के साथ, नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।